हाँ जी बेटा जी, तो एसएफएम के आरटीपी को और आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन नया क्वेश्चन था तो एक्सक्लूसिव वीडियो उसका आया, अच्छा रिस्पांस रहा होता। तो अब इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि 2-3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कवर करेंगे। आओ जी स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन फॉर ऑप्शन फ्री बॉन्ड। फेस वैल्यू 1000, कूपन 7%, टर्म्स ऑफ द मैच्योरिटी 7 ईयर्स, वाईटीएम 8। देन आगे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड ड्यूरेशन। बहुत ज्यादा इजी सर, ऑप्शन फ्री बॉन्ड है, मतलब इसमें कोई कन्वर्जन ऑप्शन या कॉलेबल या पुटेबल कुछ नहीं है, फ्लैट बिल्कुल ही। तो आपको वाईटीएम भी पता है, ड्यूरेशन निकालना भी आप सबको आता होता है, बट फिर भी हम क्या करेंगे कि एक एनालिसिस आंसर का कर लेंगे कि भाई ये कुछ अलग ढंग से लिखा हुआ है, तो बच्चा कंफ्यूज ना हो, उसको समझा दिया जाएगा कि नॉर्मल बात है। पहले तो उन्होंने मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड यहाँ शुरू किया। इसमें क्या किया गया आप देखो कि भाई लाइक आपका जो बॉन्ड है उसका फेस वैल्यू है 1000, 7% इंटरेस्ट है, 70 रुपये इंटरेस्ट हो गया, 7 साल के लिए इंटरेस्ट आएगा, 8% वाईटीएम है, तो बस इस पे भी डिस्काउंटिंग करनी है और एंड में रिडम्पशन एट पार ही मानना है, कोई कुछ खास तो लिखा नहीं। तो ये सब यहाँ दिखा हुआ मिलेगा आपको, इतना तो बेटा इंटर पे भी सिखा देते हैं हम। ये देखो, ये और ये चीज, बॉन्ड की वैल्यू आपकी आ गई। अब आपको निकालनी है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन में टाइम के हिसाब से वेटेड एवरेज होती होती थी, याद होगा। तो ये जी टाइम, ईयर 1 2 3 4, और आगे जी आपका 7 ईयर्स का केस है तो टेबल आगे तक जाएगा। यहाँ कैश फ्लोज लिखे जाएंगे, फिर इनकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। अब आपने क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, इस तरीके से। मतलब ये टाइम है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। हमें बेसिकली इसकी एवरेज करनी होती है, ये हम एक्सट्रीट करते थे, ये वेट होता था। तो अब एक्स डब्ल्यू लास्ट कॉलम में आ जाएगा, फिर समेशन डब्ल्यू से डिवाइड हो जाएगा। दोबारा एक बार देख लें, टाइम एक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो वेट, ये एक्स डब्ल्यू। अब समेशन एक्स डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू आप करोगे, जब समेशन एक्स डब्ल्यू या डब्ल्यू एक्स कहें तो ज़्यादा ये रिकॉग्नाइजेबल सा लगता है, डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू। सर ये समेशन डब्ल्यू प्राइस ही होता क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू जो सारे इन्फ्लोज किए वो प्राइस ही है। तो ड्यूरेशन तो यहाँ से सीधी आ गई। नो डाउट हर बंदा चाहता होता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए। अब इधर अगला पार्ट देखें, जिसमें आईसीआई एक जो बड़ा अच्छा मॉडिफाइड ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट है उससे भी कर सकता था, पर पहले उसने जरा इजी अप्रोच रखी है। कहता अगर इफ देयर इज एन इंक्रीज इन यील्ड बाय 35 बेसिस पॉइंट, सर 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता था 1%, तो 35 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.35% हो जाएगा। कहता फिर बताओ प्राइस ऑफ द बॉन्ड क्या होगा अगर इंक्रीज इन यील्ड बाय दिस आता। तो भाई यहाँ से जरा वाईटीएम है वो आपका 8.35% हो जाएगा, ਇਹਦੇ बेस पे नया प्राइस निकालना होगा। ठीक है, अब वो आप एक बार इस तरीके से आंसर देख लें, ये सारे कैश फ्लोज वही के वही, बस प्राइस निकालने के लिए जो डिस्काउंट फैक्टर है वो अब 8.35 हो गया, और इफ द रिक्वायर्ड रेट या वाईटीएम इंक्रीजेस द प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीजेस, तो प्राइस नीचे आ गया। पहले 8% के अकॉर्डिंग प्राइसिंग हो रखी थी जो कि आपने ऊपर देखी अभी 948 वाली, अब 8.35 है। बाकी इसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन के कॉन्सेप्ट से भी किया जा सकता था। मॉडिफाइड ड्यूरेशन या वॉलेटिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्यूरेशन अपॉन 1 + YTM। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन आपकी 5.73 है, ओरिजिनल YTM से डिवाइड करना है। अब अगर ये चीज़ आ जाए ना मॉडिफाइड ड्यूरेशन, तो इससे हमें परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन प्राइस पता चल जाता होता। मैं आपको याद कराता हूँ कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालते होते थे हम लोग, इसकी डेरिवेशन भी करते थे क्लास में। तो होता था मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन वाईटीएम। यहाँ एक माइनस साइन भी आता था डेरिवेशन में, क्योंकि जो वाईटीएम इंक्रीजेस तो प्राइस डिक्रीजेस हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से चलते, मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपकी आती 5.036, माइनस साइन भी होता आगे, इनटू चेंज इन वाईटीएम विच इज 0.35। तो इससे आपको पता चल जाता कि प्राइस कितना चेंज होगा।
तो आप चेक कर लें जी, 0.35 इंटू दिस 5.036, 1.8571%। मतलब ये जो पहले प्राइस है उसमें से इतने परसेंट कम कर दो, 1.8571, इस प्राइस में से इतने परसेंट कम कर दो। चेक करते हैं, 948.56 माइनस 1.8571%, नया प्राइस 930.94। यहाँ से भी आ सकते थे, ट्रेडिशनल वे से जाएंगे तो वो तरीका। बट इट्स ए इजी क्वेश्चन जी, ये पहले हुआ, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि कुछ नया आ गया या ऐसा कुछ है। डन है। और आगे बढ़ते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर ए इज हैविंग 1 लाख शेयर ऑफ के लिमिटेड, बीटा ऑफ द कंपनी इज 1.4, मोर देन 1 बीटा। मिस्टर बी अ फाइनेंशियल एडवाइजर हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग पोर्टफोलियो। ध्यान रखें, ए यहाँ इन्वेस्टर है जिसके पास 1 लाख शेयर है ऑलरेडी के लिमिटेड के, बीटा 1.40 है। उसका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसने कहा है कि भाई आप इस तरह का पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें एल, एम और एनओ हो, बीटा इतने इतने हो, इतने इतने परसेंट पैसा इनमें लगाओ। फिर मार्केट रिटर्न दिया हुआ, फिर रिस्क फ्री रिटर्न दिया हुआ। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट एंड सजेस्टेड पोर्टफोलियो। कहता आप ये सब पता करके दें प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट के लिए। प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट क्या है सर? इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ के लिमिटेड। एंड सजेस्टेड पोर्टफोलियो ये फाइनेंशियल प्लानर ने बताया। क्या क्या पता करके दें? एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन कैपम पता करके दें। एंड ऑल्सो अगर मार्केट ऊपर जाती है, मतलब कि ये आरएम बढ़ता है तो क्या होगा, आरएम नीचे जाता है तो क्या होगा, या मार्केट नेगेटिव रिटर्न देती है तो क्या होगा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बट मुश्किल नहीं है, ये नहीं आप कह सकते कि मुश्किल है। तो पहले तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न पता करनी है, उसमें सर देखिए लगना तो इस पूरे क्वेश्चन में यही बार है, बार बार ये चीज, कैपम मॉडल। अब अगर इस प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेड रिटर्न पता करते हैं, 8% आर एफ, बीटा 1.4, यहाँ 12 माइनस 8, तो सॉल्व हो जाएगा। चेक करते हैं, तो यहाँ हम वर्किंग नोट, अच्छा जी ये बी वाला पे पहले चला गया, उधर बीटा निकालने। चलो कोई बात नहीं, 1.4 के हिसाब से ये इन्होंने ये 13.6 निकाला हुआ, वी कैन कंफर्म हेयर। तो ये 1.4 इंटू 4 विच इज 5.6 प्लस 8, 13.6। अब ये क्या कर रहे हैं कि जब जो फाइनेंशियल प्लानर ने सजेशन दिया है उसमें पोर्टफोलियो है, बंच है सिक्योरिटीज का, 4 सिक्योरिटीज है, तो उस पे कैपम लगाने से पहले ये उधर वेटेड एवरेज निकालेगा, पोर्टफोलियो बीटा निकालेगा भाई। बिना पोर्टफोलियो बीटा निकाले आप पोर्टफोलियो को कैसे सॉल्व करोगे? या आप एक 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 सिक्योरिटी की रिटर्न निकालने लग गए फिर वेटेड एवरेज? सर इतना कौन करता है? ये तो कोई नया बंदा करता है जिसे काम करना ना आता हो। एक्स और डब्ल्यू पढ़े, डब्ल्यू एक्स करके वेटेड एवरेज आ गई, वेटेड एवरेज आ गई, उसको पुट किया कैपम मॉडल में। अब बीटा पोर्टफोलियो कम है, ऑब्वियस है रिटर्न भी एक्सपेक्टेड कम ही होगी। तो ये तो जस्ट फर्स्ट रिक्वायरमेंट अभी हुई है, मतलब कि जो हमारे से पूछा गया था मैं उसमें से बता दूं कि आपने अभी कितना सीखा या समझा। सर आपने सिर्फ इतना किया, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपेम। अब आपको ये एक्सरसाइज बार बार रिपीट करनी है। व्हाट इफ द मार्केट गोज अप बाय दिस, गोज डाउन, गिव्स अ नेगेटिव रिटर्न, तो काफी चीजें। तो पहले व्हाट इफ द मार्केट गोज अप, तो गोज अप में सर रिस्क प्रीमियम सीधा 2.5% बढ़ गया, क्योंकि देखो यहाँ से थोड़ा ना, यहाँ से भी समझते जाए। हमने जो आरएम रखा हुआ था वो 12% रखा हुआ था। अब मार्केट का 2.5% बढ़ने का मतलब ये आरएम जो है वो 14.5 हो गया। अब जो कोई इसको पहले चार्ट रीड कर रहा है उसके लिए 6.5 हो गया, समझ रहे हो ना? तो यहाँ आप चेक कर सकते हो, अगर मार्केट गोज अप बाय दिस, ओनली थिंग इज कि आरएम चेंज हुआ तो उससे आरएम माइनस आरएफ चेंज है। अब जिसका बीटा हाई है वो लंबी छलांग लगाएगा, जिसका बीटा लो है वो धीमी छलांग लगाएगा। इफ द मार्केट गोज डाउन बाय 2.5, सर मार्केट गोज डाउन बाय 2.5 का मतलब कि यहाँ पे 10.5 हो गया। अब आपका प्रीमियम सिर्फ 2.5 ही रह जाएगा। बोलो, भी समझ रहे हो?
10 पॉइंट नहीं नहीं सर, 2.5 से डाउन है। ओहो, 12 में से 2.5 गया, 9.5 हो गया। तो प्रीमियम तो आपका 1.5 ही रह जाएगा। 1.5 का प्रीमियम बचेगा, चेक करें। ये लीजिए, फिर उसके बेस पे कैप पे हम लगाते रहे। लास्ट वाला केस बड़ा अल्टीमेट है सर, ध्यान देना, फोकस रखना। कहता मार्केट गोज डाउन गो अप छोड़ो, मार्केट में नेगेटिव रिटर्न आ गई। ओहो, तो आर एम माइनस आर एफ करने वाले बच्चों ध्यान दो, ये आ गया नेगेटिव मार्केट। आर एफ, आर एफ इज 8%, तो नाउ द रिस्क प्रीमियम विल बी नेगेटिव, क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग द प्रीमियम बिकॉज मार्केट इज नॉट परफॉर्मिंग। तो आप अपनी रिस्क फ्री रिटर्न भी नहीं कमा पा रहे हैं, पैसा डूब रहा आपका। अब नेगेटिव 10.5 यहाँ रिस्क प्रीमियम में दिखना चाहिए बिल्कुल। ਇਹਦੇ बेस पे जी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपके सामने ही है, क्या हालत करके रख दी गई है। देन उसके बाद जी, ये सब होने के बाद सेकंड पार्ट कहता है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट गिविंग नेगेटिव रिटर्न इज मोर, प्लीज एडवाइज ए वेदर टू कंटिन्यू होल्डिंग द के लिमिटेड और बाय द पोर्टफोलियो एज पर द सिचुएशन ऑफ बी। कहता अगर ज़्यादा चांस यही है कि मार्केट के लिए इस टाइम आगे ख़राब ही रहने वाला, नेगेटिव रिटर्न आने वाली है, तो क्या करना चाहिए कि क्या वो के लिमिटेड ओनली स्टॉक में रहे या बाय कर ले पोर्टफोलियो को। सर इतनी तो वैसे वैसी समझ है, वो हाई बीटा स्टॉक है 1.4, पोर्टफोलियो का बीटा मार्जिनली अबव 1 है, तो ज़्यादा नुकसान 1.4 में होगा, कम नुकसान पोर्टफोलियो में होगा। बस यही लिखना है इसने। बाकी आप देख भी लो, जब नेगेटिव सिचुएशन आई है तो आप अगर सिर्फ के लिमिटेड के इन्वेस्टर हो तो आपकी बैंड बुरी तरह बजेगी, और अगर आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो तो नुकसान थोड़ा कम होगा। बस यही रीजन अब ये देके यही चीज लिख देगा। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट गिविंग द नेगेटिव रिटर्न इज मोर, इट इज एडवाइजेबल टू ए टू बाय पोर्टफोलियो सजेस्टेड बाय बी बिकॉज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज लेस देन दैट ऑफ द के लिमिटेड। कहता अगर प्रोबेबिलिटी नेगेटिव रिटर्न की ज़्यादा है, तो एडवाइजेबल होगा पोर्टफोलियो खरीदो, बिकॉज जो बीटा है वो लेस है एज कम्पेयर टू के। सर हाई बीटा विल मीन मोर रिस्क, और जब पता ही है मार्केट मंदी जाने वाली है तो हाई बीटा में क्यों जाना। ठीक क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं था, सब आपने किया हुआ था। अगला क्वेश्चन, मयूरी इज इंटरेस्टेड टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी एक्स वाई, शी हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग इन्फो, एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का। देन उसके बाद जी मयूरी का जो बताया गया कि 5 ऑप्शंस होने बाद बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं, 50-50% इन ईच, 75-25 वाइस वर्सा। अब सर ये इसमें कंबाइंड रिस्क और कंबाइंड रिटर्न की बात करेगा, कोरिलेशन आपके सामने है, तो सर फिर वो ये इशारा आप समझ लो कि आपको खुद करना पड़ना है। सर रिटर्न तो मिनट में आ जाएगी, रिस्क के लिए वो कंबाइंड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, स्टैंडर्डेशन ऑफ वन स्क्वायर, स्टैंडर्ड वेट ऑफ वन, ठीक है, प्लस ये सारा, फिर 2W1 W2 कोवेरियंस बिटवीन 1 2, या कोरिलेशन वाली अप्रोच। तो दिस यू विल डेफिनेटली इंजॉय। तो ये आपके करने वाला ही है, इसमें मैं कोई टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ। दोनों अप्रोचेज आपके सामने पड़ी हुई हैं। ये कोवेरियंस वाला भी अप्रोच वैसे यहाँ दे देते तो अच्छा होता, चलो जैसे भी है। इन्होंने देखा कि यहाँ क्वेश्चन में कोरिलेशन है तो वही वाला फॉर्मूला लिख दिया। पहले वेरिएंस फॉर्म में लिखा है, स्टैंडर्डेशन फॉर्म में ये अंडर रूट ऐसे, ध्यान रखना। बना लोगे, अगर कोई दिक्कत हुई तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन अच्छा, बट अभी जो आपका स्टडी मैट है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन एक पुराना टॉपिक है जी, एफआर में भी किसी वक्त म्यूचुअल फंड का चैप्टर होता था तब भी ये किया जाता था। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड है, उसमें नया बंदा आता है, तो फंड उससे एनएवी तो लेता ही लेता है, पर कहता है कि देखो बेटा अब तुम आ गए, तुम्हें जैसे 2 महीने पैसा तुमने नहीं भी लगाया पर उन 2 महीनों की इनकम का भी तुम्हें हक मिल जाएगा, तो तुम्हें जितनी इनकम अर्न हुई है उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ इसमें हमने सीखना होता। जिसने ये टॉपिक अच्छे से नहीं किया वो क्वेश्चन ढंग से समझना। ऑन 1st of April, an open-ended scheme of mutual fund had 400 lakh equity, 400 lakh unit outstanding with the NAV of 19, ठीक है। At the end of April, it issued 5 lakh units at opening NAV plus 2% load, adjusted for dividend equalization। ध्यान से, 400 लाख यूनिट है शुरू में,
एट द एंड ऑफ द मंथ इन्होंने 5 लाख यूनिट इशू किए ओपनिंग एनएवी पे। ध्यान से वर्ड ओपनिंग एनएवी पढ़ो। 2% एंट्री लोड लिया, साथ में इक्वलाइजेशन का पैसा भी लिया। एट द एंड ऑफ द मई 4 लाख यूनिट वर रीपरचेस्ड। रीपरचेज का मतलब अब यूनिट होल्डर जो है, इन्वेस्टर जो है, उसने ये रिडीम करवाने हैं, तो ये म्यूचुअल फंड के एंगल से रीपरचेज कहलाती है। ओपनिंग एनएवी रेट देखो एंड ऑफ द मई पे लग रहा है, पर लग किसके बेस पे रहा है? ओपनिंग लेस 2% एग्जिट लोड, अगेन एडजस्टमेंट फॉर इक्वलाइजेशन। फिर कहते हैं जी एट द एंड ऑफ द जून जितना भी पैसा था अवेलेबल उसका 60% बांट दिया गया। आपको अप्रैल मई जून ये क्वार्टर की इनकम दे रखी है, पोर्टफोलियो की कितनी एप्रिसिएशन इसमें आई है ये भी बता रखा। तो आपको पहला सवाल पूछा गया कि ये बताओ कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, और जो प्राइस आप लगाओगे वो क्या होगा, रीपरचेज प्राइस क्या होगा, और 30 जून की एनएवी क्या होगी। मेरे अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और खास तौर पे जिस बच्चे ने ना किया हो उसके लिए भाई थोड़ा सा टेढ़ा भी है। म्यूचुअल फंड में जो इक्वलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं किया हो तो भाई बहुत ध्यान से समझें। चलिए जी चलते हैं सोल्यूशन पे। इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पे पहले सबसे पहले ध्यान देते हैं कि हमारे पास 400 लाख यूनिट शुरू में है, और ये हमारे अप्रैल के महीने ने इतना कमाया। अप्रैल के एंड पे हम 5 लाख यूनिट नए ला रहे हैं। तो सबसे पहले इस टेबल को यहाँ तक समझें। 400 लाख यूनिट इतना कमाया अप्रैल के महीने ने, तो 31.96 डिवाइड बाय 400 लाख पर यूनिट ये इनकम हुई। ठीक। अब जो 5 लाख यूनिट एंड में आए हैं उस पर हम इतना इक्वलाइजेशन का पैसा लेंगे, तो ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन कलेक्ट हुआ। हम कहेंगे देखो आप अप्रैल के एंड में आए हो, तो अब आप कल से, आज से हमारे यूनिट होल्डर हो गए। कल से जो अगर आप रिडीम कराते हो तो आप कहोगे यार भाई ये पैसे हमें भी चाहिए जितनी वैल्यू बढ़ी हुई है, जो ये इनकम से वैल्यू बढ़ती है। तो भाई ये आपने इसको अर्न करने के लिए इन्वेस्ट तो किया नहीं पहले। तो जब वो अप्रैल के एंड पे एंट्री ले रहा है तो उससे इक्वलाइजेशन मनी भी कलेक्ट की जा रही है। बात समझ रहे हो? ताकि अब हर 405 लाख यूनिट, इसमें से जो 400 पुराने हैं उनकी तो हक की कमाई है, उन्होंने तो पैसा कमाया पर यूनिट पे। अब 5 लाख जो बिल्कुल एंड में अपनी कैपिटल आए हैं उनसे पैसा कलेक्ट कर लिया गया। अब हर यूनिट होल्डर की ये कमाई है, किसी ने खुद पे किया है, किसी ने कमाया है। तो 405 लाख यूनिट पे इतनी टोटल इनकम हमारी हो गई। फिर इसमें मई की इनकम जोड़ दी जाती है। मई में कुछ खास एक्शन नहीं है, पहले तो एज इट इज ऐड हो जाता है। अब क्या होता है कि मई के एंड पे कुछ रिडम्पशन वगैरह की बात करेगा। एट द एंड ऑफ मई 4 लाख यूनिट वर रीपरचेज एट ओपनिंग एनएवी लेस 2% एग्जिट लोड थे, एडजस्टमेंट फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन भी। तो 4 लाख यूनिट जब वापस जा रहे हैं, यहाँ लिखा, इनमें साथ साथ आप देखें इनका हिस्से का जो इक्वलाइजेशन है, जो इनकम है इनकी वो भी इन्हें दे दी जाएगी अब तक की। तो इतनी इनकम पर यूनिट है। 4 लाख इंटू दिस, ये हमारी टोटल इनकम में से रिड्यूस हो गया। अब हमारे 401 यूनिट है, पर यूनिट इतनी इनकम है, टोटल इनकम इतनी चल रही है। फिर आया जी हमारा जून का महीना, जिसमें जी हमने जो कमाई की है मैं यहाँ से चेक करा देता हूँ। 58.47 की कमाई की है। तो 58.47 यहाँ आ गया। 58.47 डिवाइड बाय 401 पर यूनिट इनकम इतनी होगी। अब 401 यूनिट की टोटल इनकम ये हो गई। बिल्कुल। अब यहाँ पे डिविडेंड पे करने की बात हो रही है। उसके लिए आप पढ़ें क्या लिखा हुआ था। एट द एंड ऑफ द जून 60% ऑफ द अवेलेबल इनकम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। 60% डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें से। तो 136.1793 इसका किया 60%। सर 81.7076 डिस्ट्रीब्यूटेड। 401 यूनिट पे ये चीज़ बची है। अब 60% यहाँ से भी और यहाँ से भी देखो, ऑब्वियस सी बात है 0.3396 इनकम पर यूनिट हो गई थी, पर 60% डिविडेंड के तौर पे दे दिया गया, तो अब इनकम कम बची है। तो भाई काफ़ी अल्टीमेट चीज़ है, इसको मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप कॉपी पे जरूर बनाएं साथ साथ। देन इसके बाद जी इनकम वाला तो ऑलमोस्ट पार्ट हो गया है। अब ये इशू प्राइजेस, रीपरचेज प्राइजेस थे, एनएवी, 3 पार्ट मेरे बचे हैं। इशू प्राइस आसान है जी, जो अप्रैल के एंड पे इशू हुआ उसमें ओपनिंग एनएवी प्लस एंट्री लोड है, और ये प्लस ही है भाई, ब्रैकेट लगा के बच्चों को भड़काया ना करो। देखो किया ऐड ही हुआ, वेली ब्रैकेट लगा दिए। प्लस इसमें हमने
एंड में एंट्री ली है तो हमारे से इक्वलाइजेशन का भी पैसा लिया जाएगा। सर ये पैसा कहाँ से दिखेगा? सर ये पैसा यहाँ दिखेगा, इक्वलाइजेशन वाला। ये देखो, ये पैसा जो अप्रैल में लेट एंट्री ले रहे हैं उनसे लिया जाएगा। अब मई में जो रीपरचेज हुआ है, एनएवी, यहाँ मैं एनएवी के लिए मैं आपको पढ़ दूं कि ये किस तरह बोला है। देखो इन्होंने लिखा है एट द एंड ऑफ मई 4 लाख यूनिट्स वर रीपरचेज एट ओपनिंग एनएवी लेस 2%। ये ओपनिंग वही चल रही है बेटा, शुरू वाली हो। ये 2% माइनस एग्जिट लोड, इतने पैसे होते कटने हैं, प्लस उसे कहेंगे बेटा आज तक की इनकम अपनी ले जाओ, ये तुम्हारा हक बनता है। तो ये पैसे मिलने हैं बेटा, ऐड होने हैं, ध्यान से। तो 18.81 जाएगा। अब सवाल आता है कि सर ये अब क्लोजिंग एनएवी भी निकालो ना, ये कब तक अप्रैल वाली वो चलती रहेगी? नहीं, बिल्कुल 30 जून की एनएवी निकाल रहे हैं यहाँ। ओपनिंग एनएवी इतनी, पोर्टफोलियो की एप्रिसिएशन इतनी, ये क्वेश्चन में दी हुई है। एक बार जो ना पता हो तो देख लें पहले, शायद दिख रहा होगा। ये देखिए पोर्टफोलियो की एप्रिसिएशन, ये चीज़ पहले जोड़ी गई है। फिर जो नए यूनिट इशू करके पैसा आया वो जोड़ा गया। एक बार चेक कर लें सर, नए यूनिट इशू करके जोड़ा पैसा पूसा आया है। 5 लाख यूनिट थे, इशू प्राइस आप ये देख लें 19.46। ये प्रोसीड जोड़ दी गई हैं, इनकम जोड़ दी गई है जितनी भी है। फिर यूनिट रीपरचेज करने में जो पैसा दे दिया गया वो माइनस कर दिया गया। इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो माइनस कर दी गई है। ये आ गई जी आपके क्लोजिंग एसेट्स। अब आएंगे जी क्लोजिंग यूनिट्स, तो डिवाइड करके आपकी एनएवी पर यूनिट आ जाएगी। डिवाइड करके एनएवी पर यूनिट आ जाएगी 20.4303। बोलो, ये समझ पा रहे हो? अल्टीमेट क्वेश्चन है, दोबारा एक बार देख लो। ओपनिंग एनएवी, फिर इन 3 महीनों में जो भी इसके एसेट थे उनमें जितनी एप्रिसिएशन आई वो जोड़ी गई, कितने फ्रेश यूनिट से पैसे आए वो जोड़े गए, कितनी इनकम्स हुई वो जोड़े गए, जितने पैसे रिडम्पशन पे लग गए वो माइनस, जितना डिविडेंड बांट दिया वो माइनस। तो भाई जरूर इसको एक बार आप सॉल्व करके जाएं तो ही बेटर होगा। सर अगला कॉल पुट ऑप्शन का बहुत ही बेसिक सा सम है, मतलब कि इस तरह के इतने इजी क्वेश्चन की वैसे नॉर्मली उम्मीद नहीं लगाई जाती होती। लियो एक बार फिर भी देख लें। मिस्टर पी एस्टैब्लिश स्प्रेड ऑन द कोस्टल कॉरपोरेशन स्टॉक, परचेज 1 3 month कॉल ऑप्शन, प्रीमियम इतना, एक्साइज प्राइस इतना। परचेज 1 3 month पुट ऑप्शन, प्रीमियम इतना, एक्साइज प्राइस इतना। कोस्टल कॉरपोरेशन स्टॉक इज करंटली सेलिंग एट 100, ठीक है। तो 100 रुपी आपका स्पॉट प्राइस है, तो आपकी आउट ऑफ मनी कॉल, आउट ऑफ मनी पुट है। अब ये वो 100 पे ही रहता है, तो भाई आप ये देखेंगे अगर 100 पे एक्सपायरी होती है तो आपका जो एक्साइज प्राइस 110 है, और ये तो दोनों ही लैप्स हो जाएंगी यार, सारा प्रीमियम वेस्ट हो जाएगा आपका। ले आओ जी, वैसे तो आपको पता ही है टोटल प्रीमियम इतना पे किया हुआ। अब जैसे कि भाई कोई भी ऑप्शन आपकी एक्साइज नहीं हो रही, अगर प्राइस 100 पे ही रहता है तो पूरा का पूरा नुकसान आपका। अगले वाला केस अगर 70 पे आ जाता है, सर 110 की कॉल बेचारी क्या करेगी, पर 90 की पुट कहेगी मैं आऊंगी। 90 की पुट एक्साइज होगी, 70 का रेट है, 20 रुपये प्रॉफिट, 20 रुपये प्रॉफिट इंटू 1000, 20 हजार माइनस प्रीमियम, तो आपके अब 3500 रुपये निकल आएंगे। देन ऐसी लास्ट वाले केस में जब प्राइस ऊपर जाएगा तो वहाँ कॉल आप एक्सरसाइज कर लेना। तो ये सब चीज़ें तो सर करी करवाई होती हैं और ये लोगों को आती भी होती हैं, इसमें कोई ज़्यादा पंगा नहीं है। बाकी जी ये एक क्वेश्चन है जा जिसमें ये पहले काफ़ी गलत मलत भी करते रहे हैं, फिर इन्होंने इधर प्रैक्टिस मैनुअल में आंसर भी ठीक कर दिया था। अब देखना ये होगा कि अब क्या सिचुएशन है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर कंसिडरेशन। बीएससी 25,000 रुपये, वैल्यू पोर्टफोलियो इतनी है, रिस्क फ्री रेट इतना है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इतना। We assume that the future on a BSC index with 4 month maturity is used to hedge the value of portfolio over next 3 months। ध्यान रखना, इसमें 4 महीने का फ्यूचर वो यूज करेगा हेजिंग करने के लिए, पर हेजिंग रिक्वायर्ड सिर्फ 3 महीने के लिए। तो इस वजह से मैं हमेशा क्लास में भी इस क्वेश्चन में कहता होता हूँ, इसे एक्सपायरी से पहले निकलना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट जो वो यूज कर रहा है वो 4 मंथ की टेन्योर का है, पर हेजिंग करनी है 3 महीने के लिए। वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर ए डिलीवरी ऑफ 50 टाइम। कहता पहले तो आप प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकाल दो। सर प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकालना है, नीचे इन्होंने कहा हुआ एक्सपोनेंशियल ना लगाओ, फिर तो सिंपल ही है।
वैसे तो एक्सपोनेंशियल भी लगा लो तो इतना क्या हो जाता है। अब वो तो यही हो गया जी, 25,000 रुपये स्पॉट उठाई और उसके ऊपर ये डिविडेंड और उसकी एडजस्टमेंट कर दी। इसको अगर थोड़ा अपने स्टाइल में देख लें तो ऐसे हो जाता, स्पॉट, फिर यहाँ पे जी आपका 1 R-Y, फिर उस पर आप टाइम लगा लेते, जैसे 25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो जी क्या है, 9%, डिविडेंड 6%, 9% माइनस 6%, टाइम 4 महीने। तो ये चीज़, तो ये 25,000 के ऊपर 1% ऐड हो जाएगा, मतलब 25,250। ये 4 मंथ फ्यूचर का प्राइस आ रहा, जस्ट कंफर्म विद द इंस्टीट्यूट, 25,250। अब ये एक लॉट में 50 यूनिट है, तो एक लॉट की वैल्यू आ रही है इंटू 50। ठीक है, इतनी चीज़। कितने लॉट उठाने पड़ेंगे सर, वो तो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इंटू बीटा डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है जी 50,50,000, 50,50,000 इंटू जी बीटा। सर बीटा कितना है इसका, 1.5 डिवाइड बाय एक लॉट की वैल्यू। तो 50,50,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 1262,500। 6 लॉट शॉर्ट करने हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो में हम ऑलरेडी लॉन्ग हैं, तो इंडेक्स के थ्रू हेजिंग करते हुए तो इंडेक्स को शॉर्ट करते होते हैं। तो यहाँ तक तो जी आईसीआई का आंसर पूरा हमें समझ आ रहा है। जैसे उसने हेज रेशो बोला, हमने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया। अब सर इसमें ना, जब निकलना है यहाँ से, तो एक बार ये क्वेश्चन बहुत गलत रहा है, काफ़ी साल गलत रहा था, फिर पीएम में इसका आंसर ठीक हुआ। होना क्या है, ध्यान से समझे। जैसे ये अगर टाइम जीरो है, जहाँ हेजिंग की सोच रहे हैं, तो इन्होंने जो फ्यूचर यूज़ किया है वो एक्सपायरी 4th मंथ पे है, 4th मंथ कॉन्ट्रैक्ट यूज़ किया है, पर हेजिंग करनी है 3 मंथ्स पे। तो सिंपल भाषा में इन्होंने 4 मंथ फ्यूचर को शॉर्ट किया हुआ एट दिस लेवल 25250, सेल किया हुआ इंडेक्स फ्यूचर को। अब ये यहाँ तक रखेंगे इसे शॉर्ट, फिर निकलना है, तो इनको यहाँ 1 मंथ बिफोर निकलना है, 1 महीना रहता होगा वहां पे। तो अब आपको सेलिंग प्राइस तो क्लियर है कि आपने इतने पे शॉर्ट किया है, अब आपने पोजीशन खत्म करनी है, स्क्वायर ऑफ करनी है, तो भैया आपको रेट चाहिए ना निकलने के लिए। अब वो रेट पहले क्वेश्चन में से पढ़ो, इसने लिखा है कि 3 महीने बाद ये बताएगा, स्पॉट रेट बताएगा। ये देखा, कहता है गेन ऑन फ्यूचर शॉर्ट पोजीशन क्या होगा अगर इंडेक्स 22,500 है 3 महीने में। अब ध्यान रखना, ये 3 महीने में 22,500 जो है ना, वो इंडेक्स की स्पॉट वैल्यू है, स्पॉट। अगर तो तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ एक्सपायर हो रहा होता, तो इसके थ्रू ही गेन लॉस पता चल जाता, पर आपका कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने वाला है, 3 महीने बीते हैं, कितने एक्सपायरी दूर है उसकी, 1 मंथ। तो यहाँ पे आके आपको 1 मंथ एक्सपायरी का प्राइस निकालना होता है इस क्वेश्चन में। उसके लिए ये स्पॉट प्राइस यूज होगा 22,500, और बाकी की सारी गेम वही रहेगी, 9%, 6% पर टाइम 1 मंथ। यू आर गेटिंग द पॉइंट कि आप 3 मंथ्स के एंड पे निकलना चाहते हो। आपने जो फ्यूचर शॉर्ट किया हो 4 मंथ एक्सपायरी वाला है, तो उधर तो अभी इस रेट से फैसला नहीं हो सकता, ये तो 3 महीने के एंड का स्पॉट है। अब जो आपने शॉर्ट किया था यहां से उसकी एक्सपायरी कितनी दूर रहेगी, 1 महीना। तो मैं इस स्पॉट से अगर 1 महीने का प्राइस निकाल लेता हूँ, 1 महीने की एक्सपायरी का प्राइस निकाल लेता हूँ, तो वो इसके साथ स्क्वायर ऑफ हो सकता है, क्योंकि ये ओरिजिनली 4 मंथ था। अब यहाँ 3 मंथ्स बीतने के बाद सिर्फ 1 महीना ही दूर है। तो ये देखते हैं कि ये क्या प्राइस आता है। सर दिस इज 0.03 डिवाइड बाय 12 प्लस 1 इंटू 22,500। सर ये मेरे पास कुछ ऐसा आया, 22,501.00। मैं आईसीआई के साथ कंफर्म कर लूँ राउंड ऑफ कहाँ करना है। सर कुछ गड़बड़ गुड़बड़ कैलकुलेशन की लगी है शायद, 1 मंथ के लिए निकालना, एक बार चेक कर लें कुछ यहाँ ना और गड़बड़ कर दी गई हो। है तो सर यही 22,500.03 डिवाइड बाय 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 22,500। ठीक है जी, अपनी गलती थी कैलकुलेशन की। डबल टू
22,556.25, यही रेट जो आईसीआई के पास है। तो हमने शॉर्टिंग इतने पे की हुई है, हमने शॉर्टिंग कितने पे की हुई है वो चेक कराओ, इतने पे शॉर्ट किया हो, यहाँ कवर कर रहे हैं सर, शॉर्ट इतने पे यहाँ कवर कर रहे हैं, गेन आएगा, एक लॉट का इतना गेन, 6 लॉट का इतना गेन आ जाएगा, ये चीज़ है। किसी टाइम पे बेटा ये आंसर बिल्कुल गलत तरीके से किए होते थे, तो एक बार दोबारा देख लें खास पॉइंट। इसमें हमने हेजिंग करने के लिए 4 मंथ के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट किया था, पर हमें हेजिंग कितनी देर के लिए करनी थी, 3 मंथ्स के लिए। तो हमें प्राइस जो दिया वो 3 मंथ्स के एंड का स्पॉट रेट है। कहने का मतलब जैसे आपके हाथ में जुलाई फ्यूचर है जो आपने शॉर्ट किया हुआ है, और आपको जून का स्पॉट दिया हुआ है, तो जुलाई फ्यूचर और जून ये आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते। तो आपको जून के एंड पे 1 महीना दूर जो जुलाई का एक्सपायरी है, उदा प्राइस निकालना, वो बड़े परफेक्ट तरीके से निकाला हो इन्होंने। देन यू विल कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस। ठीक है जी, इसमें इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वाले में अपलोड करेंगे। डन। ओके जी।